जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम इराक के हटरा शहर को देखते हैं। वहां खुदाई की जा रही थी ताकि अलग अलग चीजें मिल सकें। फादर मेरिन को वहां दिखाया गया था। फादर मेरिन अन्य लोगों के साथ खुदाई में भी शामिल थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक ताबीज मिलता है जो दानव पजुजू का था। पजुजू एक शक्तिशाली दानव था जो गर्मियों में गर्मी और सूखापन लाता है और बरसात के दिनों में टिड्डियों का झुंड लेकर आता है। ये टिड्डियां संख्या में बहुत बड़ी थीं और इन पर हमला कर सभी फसलों को नष्ट कर देती हैं और यह प्रतिकूल प्रभाव लाता है। खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, लोग भूख से मरते हैं और सबसे प्रतिकूल प्रभाव यह था कि गरीबी तेजी से बढ़ी। पजुजू का लमाष्ट नाम का एक बहुत बड़ा शत्रु था। लमाष्ट कोई और नहीं बल्कि खुद एक राक्षस थे। लमाष्ट जो बुरा करता है वह यह है कि वह माँ और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। वह बच्चों को उनकी माँ से दूर ले जाता है और उनका खून चूसती है। इसलिए लोग लमाष्टों से माँ और बच्चों को बचाने के लिए पजुजू का सहारा लेते हैं। हालांकि पजुजू भी एक दानव है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। वे उसका समर्थन लेते हैं क्योंकि ये उन्हें अन्य राक्षस लमाष्टों से बचाता है। तब पिता मेरिन को दिखाया गया था कि वे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे पजुजू की मूर्ति मिलती है। वहां दो कुत्ते लड़ रहे थे, जिसका अर्थ है कि दो राक्षस पजुजू और लमाष्टों से लड़ रहे थे। उसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया गया जहां हम क्रिस मैकनील को देखते हैं, जो निर्देशक पर द्वारा छात्र पर आधारित फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका निभा रही थी। क्रिस की एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम रेगन था। क्रिस एक मशहूर अभिनेत्री थी। उसके पास पैसा, प्रसिद्धि और जीवन की हर विलासिता थी। अगले सीन में माँ बेटी दोनों को एक साथ दिखाया गया। क्रिस अपनी बेटी के खिलौनों में एक औरइजा बोर्ड पाता है और बेटी से बोर्ड के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि मैं अक्सर इस बोर्ड के साथ खेलता हूँ। उनका कहना है कि ये खेल अकेले नहीं खेला जा सकता। वह जवाब देती है कि मैं ये खेल अकेले नहीं खेलता, वास्तव में कप्तान हाउडी भी मेरे साथ खेलता है। क्रिस उसे एक साथ खेलने के लिए कहता है और कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए कि ये कैसे खेलना है। जब वो खेलने की कोशिश करती है तो बोर्ड अपने आप हट जाता है। वह इसे मजेदार मानती है और वह अपनी बेटी से मजाक में कहती है कि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ आइजा बोर्ड नहीं खेलना चाहते हैं। उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं बल्कि कैप्टन हाउडी चाहता हूं कि तुम न खेलो। तब क्रिस को सोते हुए दिखाया गया था। फोन की घंटी बजती है और वह जाग जाती है। क्रिस देखता है कि उसकी बेटी उसके साथ सो रही थी। वह पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बिस्तर हिल रहा था, इसलिए सोना मुश्किल था। क्रिस इसे महत्व नहीं देता और कमरे से बाहर चला जाता है। क्रिस लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनता है जो उसने पहले भी सुनी थी। वह ऊपरी मंजिल पर जाती है लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर उसे देखता है तो रेगन डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है। वह डॉक्टर के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी को तंत्रिका की समस्या है, इसलिए उसका स्वर तेज है। अब वह बहुत गुस्सा करती है और यह बात समय के साथ डिप्रेशन में बदल जाती है। क्रिस डॉक्टर से कहता है कि उसकी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर का कहना है रेगन के पिता उसके साथ नहीं रहते हैं, न ही उसने उससे संपर्क किया है। यही कारण हो सकता है कि वह तनाव में है। उसके बाद पिता करास को दिखाया गया जिसकी मां को उसके भाइयों ने मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया था और इस बात से उसकी मां काफी परेशान हो जाती है। उसकी मां एक बूढ़ी औरत थी जिसके पैर टूट गए थे, जो डॉक्टर को अपना इलाज करने की अनुमति नहीं देता था और इसलिए उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। फिर उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है। क्रिस अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करता है कि उसकी बेटी वहां दिखाई दे। वह एक अतिथि को संबोधित करती है और कहती है कि उसके पिता इस घर के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। वह वहीं खड़े रहकर पेशाब करती है और ये सब देखकर लोग चौंक जाते हैं। क्रिस उसे नहलाता है और उसे अपने बिस्तर पर सुलाता है। जैसे ही क्रिस वापस आ रहा था, रेगन का बिस्तर कांपने लगा। रेगन चिल्लाना शुरू कर देता है कि क्या हो रहा है। क्रिस उसे फिर से डॉक्टरों के पास ले जाता है और डॉक्टर उसके कई टेस्ट करते हैं और उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके सभी परीक्षण पूरी तरह से सामान्य थे। डॉक्टर का कहना है कि वे ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं है।
और अब कोई उसे बिस्तर से खींचता है, हवा में हिलाता है और वापस फेंक देता है। और रेगन चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्रिस कुछ नहीं कर सका और रेगन फिर आबाद हो जाता है और डॉक्टरों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जो उसे सुलाने के लिए नींद का इंजेक्शन देते हैं। जब क्रिस डॉक्टर से वापस आता है तो वह जानती है कि उसके निर्देशक की मृत्यु छत से गिरकर हुई थी और बर्क रेगन के साथ था ताकि वह अकेली न रहे। तभी रेगन अजीब सी स्थिति में सीढ़ियों से गिर रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। क्रिस घबरा जाता है। अब डॉक्टर और मनोचिकित्सक उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे थे, जैसा कि उन्होंने उस पर कई परीक्षण किए जिनमें कोई बीमारी नहीं थी। सभी परीक्षण सामान्य थे। हर कोई क्रिस को जादूगर के पास जाने की सलाह देता है और उनसे रेगन का इलाज करें। हम देखते हैं कि विलियम रेगन से मिलने आता है। बर्क का केस कौन संभाल रहा था? वे उस रात के क्रिस से पूछते हैं। उनका ये भी कहना है कि बर्क की मौत में कई अजीबोगरीब चीजें हुई। वह सब कुछ सच कहता है कि उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। ये दर्शा रहा था कि किसी राक्षस ने उसकी हत्या कर दी थी। विलियम के चले जाने पर रेगन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जब क्रिस वहां पहुंचता है तो वह चौंक जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को घायल कर लिया और वह लगातार खुद को घायल कर रही थी। और जब वह उसे रोकती है तो क्रिस पर हमला करती है। तभी उनके सेवक वहां पहुंच जाते हैं और द्वार अपने आप बंद हो जाता है। सोफा गाड़ी अपने आप चलती है और दरवाजे को कसकर बंद कर देती है और कमरे में रखी अलमारी क्रिस की ओर बढ़ती है। लेकिन क्रिस सही समय पर चलता है और खुद को बचा लेता है। उसकी बेटी ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे की ओर कर लिया, जो देखने में अजीब था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। रेगन ब्रूक की आवाज में बोलते हैं और कहते हैं, नजर, तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है? जब क्रिस सुनता है कि वह समझती है कि बर्क उसी दानव द्वारा मारा गया था और रेगन दानव के पास है और ये वास्तविकता का संक्रमण था। रेगन दानव के पास था। जब क्रिस को वास्तविकता का पता चलता है तो वह पिता करास से मिलती है और वह उससे अपनी बेटी को ओझा देने का अनुरोध करती है। पिता करास पहले तो इनकार करते हैं, फिर उसके आग्रह पर सहमत होते हैं। जब पिता करास रेगन के पास पहुंचे, वह दानव उस पर अत्यधिक संतुष्ट था और रेगन का दानव उसे करास की मां की मौत पर चिढ़ाता है। वह सोचता है कि रेगन को मेरी मां की मृत्यु के बारे में कभी नहीं पता था और उसने सही कहा है। तब उसे पता चलता है कि क्रिस सही था। लेकिन समस्या यह थी कि चर्च से ओझा के लिए अनुमति की आवश्यकता थी, जिसके लिए चर्च को यह साबित करना होगा कि मामला असली है और टिड्डी भगाने से जुड़ा है। रेगन के शरीर पर नर्क लिखा हुआ था। रेगन की प्रतिक्रिया पर कब्जा और क्रिस द्वारा बर्क की मृत्यु के बारे में बताना। यह सब जानने के बाद पिता करास को यकीन हो गया कि उस पर किसी राक्षस का कब्जा है। पिता करास उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें रेगन पिता मिरिन का नाम ले रहे थे। दूसरी ओर करास भूत भगाने के बारे में चर्च से अनुमति मांगता है, लेकिन चर्च एक अनुभव पिता को संलग्न करने का फैसला करता है, जो पहले से ही करास के साथ भूत भगाने का काम कर चुका था। और यहाँ चर्च पिता मिरिन को पिता करास के साथ भेजने का फैसला करता है। जब पिता मिरिन वहां पहुंचे तो उन्होंने रेगन के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। फादर मिरिन रेगन से पूछते हैं कि उन्हें तुरंत भूत भगाना शुरू कर देना चाहिए। फिर उनका भूत भगाना शुरू हो जाता है। जैसे ही भूत भगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रेगन बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वह अपनी माँ और पिता रेगन को बुरी तरह गालियां देती है और उसका पलंग बुरी तरह हिलने लगता है और उनके सामने हवा में ऊपर की ओर हो जाता है। लेकिन वे भूत भगाने को नहीं रोकते। वे भूत भगाना जारी रखते हैं और उसका बिस्तर नीचे आ जाता है। वह दैत्य अपनी शक्तियों से वस्तुओं को इधर उधर घुमाता है। पिता मिरिन के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। रेगन के हाथ खुल गए और वे ऊपर की ओर उड़ गई। दोनों पिता उसे नियंत्रित करते हैं और बहुत कठिनाई का सामना करते हुए उसे सामान्य स्थिति में लाते हैं। और पिता मिरिन वहां पर दानव छाया देखता है और पिता करास यहाँ बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने माँ की मृत्यु के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद पिता करास भूत भगाने लगते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है, वह अपनी माँ की आवाज में बोलता है और वह उन्हें अपनी माँ की मौत के लिए फिर से दोषी ठहराता है। पिता करास अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके। फादर मिरिन ने उसे बाहर जाने के लिए कहा।
फिर पिता मिरिन भूत भगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद करास फिर कमरे में आता है। तब उसे आश्चर्य होता है कि पिता मिरिन को उस राक्षस ने मार डाला था। पिता करास क्रोधित हो जाते हैं और दानव को अपने शरीर में प्रवेश करने और रेगन को छोड़ने के लिए कहते हैं। दानव वही करता है, वह रेगन को छोड़कर करास के शरीर में प्रवेश करता है। तब पिता करास ने दानव द्वारा किए गए नुकसान को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वह खिड़की से कूदता है। उसके नीचे गिरते ही कई लोग वहां जमा हो गए। तब पिता करास का मित्र वहां प्रकट होता है और करास को इस दुनिया से जाने में मदद करता है। रेगन वापस सामान्य हो जाता है। वह अपने साथ हुई हर बात को भूल चुकी है। कुछ दिनों के बाद रेगन अपनी मां के साथ वह जगह छोड़ देती है।